अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ हदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सपर्ट ओपिनियन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसकी रेलिवेंट प्रोविजंस को देखेंगे जो कि आर्टिकल 59 से लेके 65 कानून शहादत आर्डर हैं। देखेंगे कि ये जो ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन है ये कब रेलिवेंट होती है, थर्ड पर्सन कौन होता है, उसके बाद किन किन सब्जेक्ट्स पे अगर कोर्ट को ओपिनियन की ज़रूरत होती है तो कोर्ट एक्सपर्ट से ओपिनियन मांगती है, और एक्सपर्ट किन पर्सन्स को कहते हैं। उसके बाद जब एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन कोर्ट में देगा तो क्या उस एक्सपर्ट की ओपिनियन को ओपिनियन कोर्ट पे बाइंडिंग होगी, क्या वो ओपिनियन जो होगी वो कंक्लूसिव होगी, या फिर उस ओपिनियन को बाकी एविडेंस के साथ करबोरेट करके तो कोर्ट जो है वो उसको एविडेंशरी वैल्यू देगी। तो ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 59 से स्टार्ट करते हैं जो कि ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट से डील करता है। इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि थर्ड पर्सन किसे कहते हैं। उसके बाद इस पूरे टॉपिक की आप लोगों को बहुत ही ईजीली समझ आ जाएगी। तो ये जो ऊपर हेडिंग है ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलिवेंट, तो ये जो थर्ड पर्सन होता है ये ऐसा पर्सन होता है जो ना तो पार्टी टू द केस होता है, वो केस में ना तो पार्टी होता है, ना ही उस केस के साथ किसी किस्म का उसका ताल्लुक होता है, कोई लेना देना ही नहीं होता, लेकिन वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होता है, वो हाईली स्किल्ड होता है अपनी फील्ड में। और कोर्ट को जब उसकी ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती है और वो जिस भी सब्जेक्ट पे कोर्ट उससे ओपिनियन मांगती है, जिस फील्ड में वो एक्सपर्ट होता है, जब वो अपनी ओपिनियन देता है तो तब उसकी ओपिनियन को रेलिवेंट कंसीडर किया जाता है, और उस पर्सन को जो कि हाईली स्किल्ड होता है अपनी फील्ड में उस पर्सन को एक्सपर्ट कहते हैं। अब इस आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं 59 से, जिसमें बताया गया है कि कब कोर्ट को इस एक्सपर्ट की ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती है और इन पर्सन्स को एक्सपर्ट कहते हैं। ये सारा आर्टिकल 59 में बताया गया। अब इसमें कह रहे हैं व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन upon a point of foreign law or of science or art or as to identify of handwriting or finger impressions, the opinions upon that point of persons specially skilled in such foreign law, science or art are in question as to identify handwriting or finger impressions are relevant facts। अब इस आर्टिकल में कह रहे हैं कि जब कोर्ट को ज़रूरत पड़ती है ओपिनियन फॉर्म करने की, जब कोर्ट ने ये जो फॉरेन लॉ बताया गया है उसके बाद फॉरेन लॉ के किसी पॉइंट पे, आर्ट पे, साइंस पे, या किसी पर्सन की हैंडराइटिंग को आइडेंटिफाई करने के ऊपर, या फिर फिंगर इंप्रेशन से रिलेटेड अगर कोर्ट को ज़रूरत पड़ती है, कोर्ट ने डिसीजन पास करना है इन सारे पॉइंट्स पे, या फिर कोर्ट ने अपनी ओपिनियन जो है वो फॉर्म करनी है इन पॉइंट्स पे, इस फॉरेन लॉ पे, साइंस पे, आर्ट पे, तो फिर वो पर्सन जो इस फॉरेन लॉ में स्पेशली स्किल्ड होगा, या फिर इस साइंस में, आर्ट में, या फिंगर इंप्रेशंस को आइडेंटिफाई करने में, या फिर हैंडराइटिंग को आइडेंटिफाई करने में, तो उस पर्सन की ओपिनियन जो होगी वो रेलिवेंट फैक्ट होगा। और आगे बताया गया कि सच पर्सनस आर कॉल्ड एक्सपर्ट, और ये पर्सन जो हाईली स्किल्ड होगा ये जब अपनी ओपिनियन देगा तो इस पर्सन को एक्सपर्ट कहेंगे। अब इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन ए, द क्वेश्चन इज वेदर द डेथ ऑफ ए वाज कॉज्ड बाय पॉइजन, द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स एज टू द सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय द पॉइजन बाय विच ए इज सपोज्ड टू हैव डाइड आर रेलिवेंट। अब ये जो एक्सपर्ट ओपिनियन में जो एग्जांपल्स आती हैं, जैसे इस इलस्ट्रेशन को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे अगर जो प्लेस ऑफ अक्रेंस है उस पे जब पुलिस जाती है, वहाँ से अगर पुलिस को कोई फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, वो फोरेंसिक लैब भेजती है उसको टेस्ट करवाने के लिए कि ये जो फिंगरप्रिंट्स मिली हैं ये किस पर्सन के हैं, और या फिर कोई ब्लड सैंपल मिलता है और वो फोरेंसिक के लिए भेजा जाता है। अब वहाँ से फोरेंसिक लैब से जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट में जो सारी डिटेल बताई गई होती है कि ये फिंगर इंप्रेशंस इस पर्सन के हैं, या ब्लड सैंपल है ये इस पर्सन का है, ये सारी डिटेल जो लिखी होती है वो क्या है, वो एक्सपर्ट की ओपिनियन है, और वो ओपिनियन कोर्ट में रेलिवेंट होगी। उसके बाद जो डॉक्टर्स की ओपिनियन होती है। अब इसी इलस्ट्रेशन ए को अगर देखा जाए तो इसमें कह रहे हैं कि अगर कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन है कि क्या जो ए की डेथ हुई है वो पॉइजन देने से हुई है, तो फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे जब डॉक्टर अपनी ओपिनियन देगा, और डॉक्टर अपनी ओपिनियन में जब ये लिखेगा कि
इस ए की जब डेथ हुई है तो उसके पॉइजन से जब इसकी डेथ हुई है तो उसके ये सिम्टम्स आए हैं, तो इसकी डॉक्टर की ओपिनियन जो होगी वो रेलिवेंट कंसीडर की जाएगी कोर्ट में। लेकिन ये जो एक्सपर्ट की ओपिनियन होती है ये रेलिवेंट तो होती है लेकिन कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं होती और ना ही कंक्लूसिव होती है। आर्टिकल 60 फैक्ट्स बेरिंग अपॉन ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स। अब इस आर्टिकल में बताया गया है कि ऐसे नए फैक्ट्स जो कि एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन के साथ लेके आता है वो केस से रेलिवेंट नहीं होते, तो फिर क्या उन फैक्ट्स को रेलिवेंट कंसीडर किया जाएगा या नहीं। अब इस आर्टिकल में कह रहे हैं फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट इफ दे सपोर्ट और आर इनकंसिस्टेंट विद द ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट व्हेन सच ओपिनियन आर रेलिवेंट। अब इसमें कह रहे हैं कि जब एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन देगा कोर्ट में, जिस भी सब्जेक्ट पे उस एक्सपर्ट से उसकी ओपिनियन कोर्ट मांगेगी, तो अगर वो एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन के साथ कोई ऐसे नए फैक्ट्स भी लेके आ रहा है जो कि चाहे उस केस के साथ रेलिवेंट नहीं है, लेकिन वो नए फैक्ट्स या तो उस एक्सपर्ट की ओपिनियन को सपोर्ट कर रहे हों या उसकी ओपिनियन के इनकंसिस्टेंट हों, तो फिर वो जो नए फैक्ट्स होंगे चाहे वो रेलिवेंट नहीं है वो रेलिवेंट कंसीडर किए जाएंगे। अब इसको इलस्ट्रेशन से समझते हैं जो कि इलस्ट्रेशन ए है। द क्वेश्चन इज़ वेदर ए वाज पॉइजनड बाय अ सर्टेन पॉइजन। अब अगर कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन है कि जो ए की डेथ हुई है क्या वो एक सर्टेन टाइप के पॉइजन देने की वजह से हुई है, तो एक्सपर्ट जब इस पे ओपिनियन देगा, जो डॉक्टर अपनी ओपिनियन देगा कि अपनी ओपिनियन में अगर डॉक्टर फॉर एग्जांपल लिखता है कि जो एक डेथ हुई है वो सर्टन पॉइजन की वजह से हुई है, उसकी वजह से ये इसकी सिम्टम्स आई हैं, और साथ वो अगर वो नए फैक्ट्स भी लेके आता है, वो कहता है कि जो द फैक्ट्स दैट अदर पर्सन्स हु वर पॉइजनड बाय दैट पॉइजन एग्जिबिटेड सर्टन सिम्टम्स विच experts affirm or deny to be the symptoms of that poison relevant। अब एक्सपर्ट ने अपनी ओपिनियन दी, साथ वो ये फैक्ट्स एलेज कर रहा है कि जब ये सर्टन टाइप का पॉइजन बाकी लोगों को भी दिया गया था तो उनकी भी वही सिम्टम्स थी जो इस ए की सिम्टम्स है। जो एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन में ए की सिम्टम्स को एलेज कर रहा है या जो सिम्टम्स डिनाई कर रहा है वही सिम्टम्स बाकी लोगों की भी थी जब उनकी डेथ हुई थी ये सर्टन पॉइजन से। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो फैक्ट्स हैं कि बाकी लोगों की भी डेथ हुई है, बाकी लोगों की भी ये सर्टन पॉइजन की वजह से डेथ हुई है, अब ये जो फैक्ट्स हैं ये केस के साथ रेलिवेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये रेलिवेंट कंसीडर किए जाएंगे क्योंकि ये फैक्ट्स जो हैं वो एक्सपर्ट की ओपिनियन को सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपर्ट जो भी अपनी ओपिनियन दे रहा है और साथ वो अपनी ओपिनियन की सपोर्ट में ये भी कोर्ट को बता रहा है कि जो उसने ओपिनियन दी है उस ओपिनियन को ये फैक्ट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं कि जो बाकी लोगों की भी जब डेथ हुई थी सर्टन पॉइजन से तो उनके भी वही सिम्टम्स थे जो इस विक्टिम के सिम्टम्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं इस सर्टन पॉइजन से। तो अब यहाँ पे ये फैक्ट्स चाहे रेलिवेंट नहीं है कि बाकी लोगों की डेथ और उनकी इस सर्टन पॉइजन से, ये सारे फैक्ट्स जो हैं ये वैसे अदरवाइज तो रेलिवेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे चूँकि ये एक्सपर्ट की ओपिनियन को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर अगर ये एक्सपर्ट की ओपिनियन के इनकंसिस्टेंट होंगे तो इन फैक्ट्स को रेलिवेंट कंसीडर किया जाएगा। अब आर्टिकल 61 में बताया गया है ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रेलिवेंट, कि कब जो हैंड राइटिंग है किसी पर्सन की उससे रिलेटेड अगर कोर्ट ने ओपिनियन मांगी है किसी एक्सपर्ट की तो किस पर्सन की ओपिनियन रेलिवेंट कंसीडर की जाएगी। अब यहाँ पे कह रहे हैं व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द पर्सन बाय होम एनी डॉक्यूमेंट वाज रिटन और साइंड। अब यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर कोर्ट ने ओपिनियन फॉर्म करनी है, कोर्ट ने अपना डिसीजन देना है कि क्या ये जो डॉक्यूमेंट है जो सपोज किया जा रहा है कि ये इस पर्सन ने लिखा है, ये साइन किया है, तो क्या वाकई इस पर्सन ने लिखा है, साइन किया है, क्या वाकई इस पर्सन की हैंड राइटिंग है। तो उस पर्सन की हैंड राइटिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए कोर्ट जब एक्सपर्ट की ओपिनियन मांगेगी तो किन किन पर्सन्स की ओपिनियन रेलिवेंट कंसीडर की जाएगी, उन पर्सन्स को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। इसमें कह रहे हैं द ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन acquaint with the handwriting of the person by whom it is supposed to be written or signed and that it was not written or signed by that person।
अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वो कोई भी वो पर्सन जो इस पर्सन की हैंडराइटिंग से फेमिलियर होगा, जिस पर्सन को दूसरे पर्सन की हैंडराइटिंग के बारे में पता होगा, जिस पर्सन के बारे में कोर्ट ने ओपिनियन फॉर्म करनी है कि क्या ये जो डॉक्यूमेंट लिखा गया है या साइन किया गया है, क्या वाकई ये इस पर्सन ने साइन किया है। तो फिर जिस पर्सन की हैंडराइटिंग इन क्वेश्चन है, उस पर्सन की हैंडराइटिंग से जो पर्सन फेमिलियर होगा, उस पर्सन की जो ओपिनियन होगी वो कोर्ट में रेलिवेंट कंसीडर की जाएगी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में कह रहे हैं कि किन किन पर्सन को कंसीडर किया जाएगा कि वो दूसरे पर्सन की हैंडराइटिंग, जिस पर्सन की हैंडराइटिंग इन क्वेश्चन है उसकी हैंडराइटिंग से फेमिलियर है, तो किन किन पर्सन को कंसीडर किया जाएगा। अब इसमें कह रहे हैं a person is said to be acquainted with the handwriting of another person। उस पर्सन को कंसीडर किया जाएगा कि ये दूसरे पर्सन की हैंडराइटिंग से फेमिलियर है, जानता है उस पर्सन की हैंडराइटिंग को। व्हेन ही हैज़ सीन दैट पर्सन राइट, पहली चीज़ आ गई कि जब उस पर्सन ने दूसरे पर्सन को लिखते हुए देखा होगा, या फिर व्हेन ही हैज़ रिसीव्ड डॉक्यूमेंट्स परपोर्टिंग टू बी रिटन बाय दैट पर्सन इन आंसर टू डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय हिमसेल्फ, या फिर उसने उस पर्सन ने दूसरे पर्सन को कोई डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेंड किए होंगे, और जिस पर्सन की हैंडराइटिंग इन क्वेश्चन है उसने आंसर में उससे वापस कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो भेजे होंगे। तो अगर इनमें डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज हुए होंगे तो फिर भी कंसीडर किया जाएगा कि इस पर्सन ये पर्सन जो है वो उस पर्सन की हैंडराइटिंग से फेमिलियर है, जिस पर्सन की हैंडराइटिंग इन क्वेश्चन है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ गई चीज़, ये दो तरह के पर्सन्स हो गए। सबसे पहले एक जो कि हैंडराइटिंग जिसने खुद देखा है दूसरे पर्सन को लिखते हुए, या फिर अगर उसने दूसरा पर्सन आ गया कि जिसने कोई डॉक्यूमेंट दूसरे पर्सन को भेजा है और उसने भी अपनी हैंडराइटिंग में उसे इन आंसर डॉक्यूमेंट्स वापस भेजा है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ गया या फिर उसने खुद वो कोई डॉक्यूमेंट लिखा हो, और या फिर उसकी अथॉरिटी में अगर कोई डॉक्यूमेंट लिखा जाता है तो उसे अगर रिसीव होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे यहाँ पे आ गया when in the ordinary course of business documents purporting to be written by that person have been habitually submitted to him। और तीसरे नंबर पे वो पर्सन आ गया जिस पर्सन के पास इन डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड होगा, जो ड्यूरिंग ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ये जो डॉक्यूमेंट्स एक पर्सन दूसरे को सेंड कर रहा है, और जिस पर्सन की हैंडराइटिंग इन क्वेश्चन है वो जब वापस उसी पर्सन को कोई डॉक्यूमेंट जो है वो भेज रहा है, तो इन डॉक्यूमेंट्स का जो पर्सन रिकॉर्ड रख रहा है अपने पास, उस पर्सन को भी कहा जाएगा कि ये पर्सन उस पर्सन की हैंडराइटिंग से फेमिलियर है, जिस पर्सन की हैंडराइटिंग इन क्वेश्चन है। तो ये तीन तरह के पर्सन जो है वो कोर्ट में जब अपनी ओपिनियन देंगे तो वो उनकी ओपिनियन को रेलिवेंट कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद आगे आर्टिकल 62 ओपिनियन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम व्हेन रेलिवेंट। अगर कोई राइट या कोई कस्टम जो है वो इन क्वेश्चन है तो किस पर्सन की ओपिनियन जो है वो कोर्ट में रेलिवेंट कंसीडर की जाएगी। व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जनरल कस्टम और राइट, जब कोर्ट ने किसी जनरल कस्टम या राइट के बारे में अपना डिसीजन पास करना है, कोर्ट ने अपनी ओपिनियन फॉर्म करनी है, तो फिर द ओपिनियन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सच कस्टम और राइट ऑफ पर्सनस who would be likely to know of its existence if it exists are relevant। तो वो पर्सन जिन पर्सनस को इस जनरल कस्टम या फिर राइट के बारे में नॉलेज होगा, उस पर्सन की ओपिनियन रेलिवेंट कंसीडर की जाएगी। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में कह रहे हैं द एक्सप्रेशन जनरल कस्टम और राइट इंक्लूड्स कस्टम्स और राइट कॉमन टू एनी कंसिडरेबल क्लास ऑफ पर्सनस। अब ये जो जनरल कस्टम या राइट है, इसमें क्या चीज़ इंक्लूड होगी कि अगर कोई भी कस्टम है या कोई भी कॉमन राइट है जो कि प्रैक्टिस किया जा रहा है एक पार्टिकुलर क्लास में, तो फिर कहा जाएगा कि ये कॉमन कस्टम है या फिर जनरल कस्टम है या राइट है। अब इसको इलस्ट्रेशन से देखती हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर एक पार्टिकुलर विलेज है, वहाँ पे एक कुआं है और वहाँ से कई सालों से उस विलेज के लोग उस कुएं से पानी लेते हैं, और अगर वहाँ अब कई सालों से उस गांव के लोग उस कुएं से पानी ले रहे हैं, तो यहाँ पे उनका एक जनरल राइट क्रिएट हो जाता है। तो अगर यहाँ पे ये उनका जनरल राइट जो है वो इन क्वेश्चन आ जाएगा
तो कोई भी पर्सन जो उस राइट के बारे में जो है वो नॉलेज रखता होगा, जिसको पता होगा कि हाँ कई सालों से इस गांव के लोग इस कुएं से पानी ले रहे हैं, तो उस पर्सन की ओपिनियन रेलिवेंट कंसीडर की जाएगी। वो पर्सन अगर कोर्ट में आके एविडेंस देता है तो उस पर्सन की जो एविडेंस होगी वो रेलिवेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे जो आर्टिकल 62 है, बेसिकली इसमें यही बताया गया कि अगर आपका कोई जनरल राइट या फिर जो जनरल कस्टम है, अगर वो इन क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड कोर्ट ने अगर ओपिनियन लेनी है तो वो उसी पर्सन की ओपिनियन रेलिवेंट कंसीडर की जाएगी, जिस पर्सन को नॉलेज होगा इस जनरल कस्टम या राइट की एग्जिस्टेंस के बारे में। उसके बाद आर्टिकल 63 ओपिनियन एज टू यूजेज टेनेट्स एक्सेट्रा व्हेन रेलिवेंट। उसके बाद व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन, जब कोर्ट ने ओपिनियन फॉर्म करनी है किन किन चीज़ों से रिलेटेड, 3 तरह की चीज़ें इसमें बताई गई हैं इस आर्टिकल में। सबसे पहली चीज़, द यूजेज एंड टेनेट्स ऑफ एनी बॉडी ऑफ मैन और फैमिली। अगर कोर्ट ने ओपिनियन फॉर्म करनी है कि ये पार्टिकुलर फैमिली या फिर ये क्लास ऑफ मैन इनके ये किस किस्म का जो अकीदा है वो फॉलो करते हैं, इस चीज़ से अगर या प्रैक्टिस करते हैं, इस चीज़ से अगर कोर्ट ने ओपिनियन फॉर्म करनी है, या फिर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ एनी रिलीजियस और चैरिटेबल फाउंडेशन, या फिर किसी रिलीजियस या चैरिटेबल फाउंडेशन के बारे में अगर कोर्ट ने उसके कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट के बारे में अगर कोर्ट ने ओपिनियन फॉर्म करनी है, या फिर द मीनिंग ऑफ वर्ड्स और टर्म्स यूज्ड इन पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स आर बाय पार्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल, या फिर कोई ऐसी टर्म्स हैं, कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो कि किसी पार्टिकुलर एरिया में यूज़ होते हैं, या फिर कोई पार्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल उसको यूज़ करती है, और उन टर्म्स के मीनिंग अगर कोर्ट ने उन पे ओपिनियन फॉर्म करनी है, उन पे अपना डिसीजन देना है, तो फिर किस पर्सन की ओपिनियन को रेलिवेंट कंसीडर किया जाएगा। तो इसमें भी सिंपल सी चीज़ है कि अगर ये जो मैंने 3 पॉइंट्स ऊपर डिस्कस किए हैं, इन 3 पॉइंट्स पे अगर कोर्ट ने ओपिनियन फॉर्म करनी है, तो फिर द ओपिनियंस ऑफ पर्सन्स हैविंग स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज देयर ऑन और रेलिवेंट फैक्ट्स, तो फिर उन पर्सन्स की ओपिनियन रेलिवेंट कंसीडर की जाएगी जिन पर्सन्स के पास स्पेशली नॉलेज होगा इन सारी चीज़ों के बारे में। उसके बाद आर्टिकल 64 में कह रहे हैं ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रेलिवेंट। अगर कोर्ट ने किसी पर्सन के रिलेशनशिप के बारे में ओपिनियन फॉर्म करनी है कि क्या ये जो 2 पर्सनस हैं इनमें कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो फिर किस पर्सन की ओपिनियन को रेलिवेंट कंसीडर किया जाएगा। अब इसमें कह रहे हैं व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द रिलेशनशिप ऑफ वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब अगर कोर्ट ने ओपिनियन फॉर्म करनी है किसी एक पर्सन के रिलेशनशिप के बारे में, क्या ये दूसरे पर्सन के साथ इसका कोई रिलेशन है या नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय कंडक्ट as to the existence of such a relationship of any person who has as a member of the family or otherwise has special means of knowledge। तो यहाँ पे 2 persons की opinion relevant consider की जाएगी। अब यहाँ पे ये जो 2 persons मैं बताने लगी हूँ, ये अगर कोर्ट में आके अपनी opinion देते हैं तो इनकी opinion relevant consider की जाएगी। इन persons में सबसे पहले उनके फैमिली मेम्बर आगे, कि अगर जब कोर्ट ने किसी पर्सन के रिलेशनशिप के बारे में ओपिनियन फॉर्म करनी है, तो उन पर्सनस का अगर कोई फैमिली मेम्बर है जिसको स्पेशल नॉलेज है, जिसको पता है उनके रिलेशनशिप के बारे में, वो अगर कोर्ट में आके अपनी ओपिनियन देता है तो उसको रेलिवेंट कंसीडर किया जाएगा। या फिर अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि फैमिली मेम्बर तो नहीं है लेकिन वैसे उसको उन पर्सनस के रिलेशनशिप के बारे में पता है, तो वो भी अगर आके कोर्ट में ओपिनियन देता है तो उसकी ओपिनियन भी रेलिवेंट कंसीडर की जाएगी। लेकिन इसमें 2 एक्सेप्शंस बताई गई हैं। उन 2 एक्सेप्शंस में बताया गया कि ये जो थर्ड पर्सन की ओपिनियन होगी वो इन 2 सूरतों में सफिशेंट नहीं होगी, रेलिवेंट तो होगी लेकिन सफिशेंट नहीं होगी। अब 2 आगे एक्सेप्शंस कौन सी हैं, provided that such opinion shall not be sufficient to prove a marriage in proceedings under the Divorce Act or in proceedings under section 494 और 495 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड। सबसे पहली चीज़, अगर डिवोर्स एक्ट के तहत कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और उन प्रोसीडिंग्स में अगर किसी की मैरिज को प्रूव करने का क्वेश्चन है, तो वहाँ पे ये थर्ड पर्सन की ओपिनियन रेलिवेंट नहीं कंसीडर की जाएगी।
और ना ही अगर कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं अंडर सेक्शन 494 या फिर 495 पीपीसी, तो उन प्रोसीडिंग्स में भी इस थर्ड पर्सन की ओपिनियन जो होगी वो सफिशेंट नहीं होगी। यहाँ पे बाकी एविडेंस को देखते हुए, बाकी एविडेंस से करबोरेट करते हुए उसकी ओपिनियन को अगर कोर्ट ने कंसीडर करना है या जो भी एविडेंशरी वैल्यू देनी है वो फिर बाद में कंसीडर की जाएगी। लेकिन इन दो सूरतों में ये थर्ड पर्सन की ओपिनियन जो होगी वो सफिशेंट नहीं होगी। उसके बाद जो लास्ट आर्टिकल है उसमें कह रहे हैं ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलिवेंट। अब इसमें कह रहे हैं कि whenever the opinion of any living person is relevant, the grounds on which such opinion is based are also relevant। अब इसमें कह रहे हैं कि जब एक एक्सपर्ट है जो कि लिविंग पर्सन है, उसकी ओपिनियन जब कोर्ट में रेलिवेंट होगी तो उसकी ओपिनियन जिन ग्राउंड्स पे बेस कर रही होगी, जिन ग्राउंड्स की बेस पे वो अपनी ओपिनियन दे रहा है कोर्ट में आके, वो ग्राउंड्स भी रेलिवेंट कंसीडर की जाएंगी। तो ये सारा टॉपिक था एक्सपर्ट ओपिनियन से रिलेटेड कि कब एक्सपर्ट की ओपिनियन रेलिवेंट होती है, एक्सपर्ट किन्हें कहते हैं, और एक्सपर्ट की ओपिनियन क्या कोर्ट पे बाइंडिंग होती है या फिर कंक्लूसिव होती है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया। थैंक यू सो मच।